के साथ अपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन का नया एपिसोड यानी एपिसोड 4 फाइनली जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर दिया गया है। और सच में भाई हर बंदे को भाई इससे एक सबक तो मिला ही होगा कि भाई ज्यादा बोलना भी कभी कभी बंदे के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या मतलब, हमारा तो काम ही ज्यादा बोलना है। खैर तो चलो यार, अब ज्यादा बकचोदी ना करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 4 को पूरी तरीके से ब्रेक। तो जब लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि अपने व्हाइट टाइगर को यानी अपने हेक्टर अयाला को मार दिया गया था, तो एपिसोड 4 के बिगनिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपने हेक्टर की सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके उसे उसके रिलेटिव्स को दे दिया जाता है। जिसके बाद उसकी नीज एवा भी वहां पहुंच जाती है और मैट को यहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्रंट करने लग जाती है और बस यही सब बोलती है कि मुझे पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, अपने सिस्टम का। और यह थोड़ी बहुत अपने मैट और उसके डॉक्टर से यहाँ थोड़ी बहुत जिद करने लग जाती है कि उसे अपने हेक्टर से मिलने दिया जाए। जहां भाई दूसरी तरफ सिटी के किसी एरिया में हमें म्यूज किसी एक बेहोश बंदे को ले जाता हुआ दिखता है, जहां पहली बार हमें म्यूज अपनी फुल कॉस्ट्यूम में देखने को मिलता है। जहां उसी के दूसरी तरफ किसी एक बार में हमें डैनियल ब्लेक, बीबी और बीबी की एक और फ्रेंड देखने को मिलती है। जहां नशे की हालत में गलती से अपना डैनियल ज्यादा बोल पड़ता है, तो मैंने इसीलिए कहा था कि भाई ज्यादा बोलना भी अब हानिकारक हो चुका है। जहां डैनियल बार बार अपनी बीबी से जिद कर रहा होता है कि उसे काम पर जाना है और वो घर जाना चाहता है, जिसके दौरान में भाई उसके मुंह से फिश की एक नई ट्रैश कंपनी से रिलेटेड कुछ बात निकल पड़ती है, जो कि शायद से एक कॉन्फिडेंशियल बात थी क्योंकि कल किसी क्लीन ग्रीन हॉलर से मीटिंग होने वाली है, जो कि भाई एक न्यू टेक कंपनी है जिनके पास एक फाड़ू रिसाइकलिंग आइडिया है जिसकी शुरुआत वो अपने रेड हुक पोर्ट से करने वाले हैं। तो बस इसी बात को बीबी यहाँ बड़े ध्यान से सुन लेती है और ये बात अगले दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाती है, जिसमें बीबी इस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने फिश को यहाँ पूरी दुनिया के आगे सबसे बुरा बंदा बना देती है। जहाँ उसी के अगले दिन की शुरुआत में हम मैट को अपने मास्क के हॉर्न को पकड़े अपने रूफटॉप पे खड़ा देखते हैं, जहां तभी उसे क्रिस्टीन की कॉल आती है, जहां वो उसे एक नया केस थमा देती है और उसे लेरॉय ब्रैडफुट से मिलने के लिए कहती है। इस केस को मैट बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि भाई पैसे कमाने के लिए कोई तो केस लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक ऐसा केस था जिसमें फिडल फेडल नाम के एक स्नैक्स को चोरी किया गया था, जहां मैट अब उसी चोर को यहाँ डिफेंड करने वाला है। मतलब भाई एक स्नैक्स चोरी करने के चक्कर में उसे काफी दिनों के लिए जेल में रहने की सजा दी जा रही है। मतलब भाई देख रहे हो, स्नैक्स चोरी करने पे। तो बस कहीं ना कहीं ये सिनेरियो हमें ये चीज समझाने की कोशिश करता है कि भाई सिस्टम के ये हालत हो चुके हैं कि आज की दुनिया में मैटर ये नहीं करता कि भाई चोर ने क्या चीज चुराई है या कितने की चुराई है, बट मैटर ये करता है कि भाई आपका पुलिस के साथ का पहले का रिकॉर्ड अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपने मल्टीपल टाइम रूल्स को वायलेट करा है और वार्निंग देने के बाद भी आप यहाँ रुक बिल्कुल भी नहीं रहे हो। खैर यही लेरॉय का एडवोकेट होने के नाते मैट उसकी यहाँ मदद करने को राजी हो जाता है, जहाँ कोर्ट में जाकर भाई मैट अपनी सोफिया के साथ थोड़ा बहुत यहाँ फ्लर्ट करके उसकी 30 दिन की सजा को यहाँ पर सिर्फ 10 दिन की सजा में रिड्यूस करवा देता है। तो वही कोर्ट से बाहर जाते वक्त अपने मैट की मुलाकात होती है ऑफिसर पोवल से, जिनसे यहाँ थोड़ी बहुत बात करके अपने मैट को यहाँ क्लियर हो जाता है कि भाई इन्होंने तो अपने एक्टर को नहीं मारा, ये तो भाई कंफर्म्ड है। बट वहीं दूसरी तरफ अपनी वेनेसा और फिश की यहाँ थेरेपी चल रही होती है, जहां में वेनेसा के दूसरे प्यार अपने एडम के बारे में पता चलता है और वेनेसा वहां उसकी फिश के आगे थोड़ी बहुत यहाँ तारीफ करना चालू कर देती है। तो फिश कहता है कि भाई मैं उस बंदे से मिलना जरूर चाहूंगा, बट यहीं पर फिश के अपनी वेनेसा को दोनों को ही नहीं पता होता कि एडम अब कहां पर है। तो वहीं उसी के बाद फिश अपनी पूरी टीम के साथ अपने रेड हुक पोर्ट पे पहुंच जाता है, क्योंकि एक तरह से उसे लगता है कि भाई ये पोर्ट अपने न्यूयॉर्क सिटी के फेस पे एक धब्बा है जिसको वो सुधारना चाहता है। बट वहीं अपने फिश को अपने बीबी के करे भाई कांडों के बारे में पता चल जाता है, जब बीबी उसके पूरे रिसाइकलिंग वाले प्लान को यहाँ लीक कर देती है और फिश को पूरी सिटी के आगे एक यूनियन बस्टर का नाम दे देती है। जिस बात पे अपने फिश को यहाँ बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने पूरे स्टाफ से पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब किया किसने है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो डैनियल आगे आकर इस बात को एडमिट कर लेता है और उसे बोलता है कि उससे ये सब गलती से लीक हो गया और आगे ये भी क्लेम करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे भले ही नौकरी से क्यों ना निकाल दो, बट तब भी मैं आपको ही सपोर्ट करूंगा। तो बस फिश वहीं पिघल जाता है और अपने डैनियल को माफ कर देता है और उसे बोलता है कि अगली बार तुमने ऐसी गलती की ना तो वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। देन उसी रात को अपना मैट हेक्टर के किलिंग स्पॉट पे कुछ इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि जो बुलेट का कवर था ना वो लुढ़क कर किसी एक गटर में पहुंच गया था। जैसे जब वो उठाता है तो उसे पता चलता है कि उस बुलेट कवर पे अपने पनिशर का लोगो बना हुआ है, जिसके तुरंत बाद वो पहुंच जाता है अपने फ्रैंक कैसल पे। मतलब यार उसे तो पता ही होगा ना आखिर वो छुपा हुआ है तो वो कहां छुपा हुआ है। तो वहां पहुंचते ही अपना मैट उसे वो बुलेट कवर दिखाता है, बट अपना फ्रैंक सीधा यही बात बोलता है कि उस डेथ से मेरा क्या कनेक्शन, मैंने नहीं मारा उसे, बट मैं इस बात से खुश हूं कि मेरे फैंस बढ़ते जा रहे हैं। तो बस वहीं पर अपना मैट अपने फ्रैंक से थोड़ी बहुत मदद मांगने लग जाता है कि उस किलर को पकड़ने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, बट फ्रैंक उससे थोड़े बहुत ताने सुनकर बस उसे यही बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ मेरी मदद लेने आए थे, बल्कि किसी को मारने के लिए मेरी इजाजत लेने आए थे,
क्योंकि तुम अंदर ही अंदर डर रहे हो कि कहीं तुम्हारा गुस्सा तुम पर हावी ना हो जाए, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं पछतावा है कि तुम अपने फॉगी की डेथ पे भी कुछ कर नहीं पाए, मतलब अपने बुलजाए से भी बदला नहीं ले पाए। और अब अपना फॉगी अब तुम्हारे दिमाग में आकर तुमसे बातें करता रहता है, क्योंकि जैसे जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिससे फाइनली क्लियर कर दिया जाता है कि मैट अब भी अपने फॉगी की डेथ से मूव ऑन नहीं कर पाया है। जब वहीं उसी के बाद अपना मैट अपने घर पहुंच जाता है जहां उसे हेदर मिलती है और दोनों के बीच वहीं गुल्लू गुल्लू चालू हो जाता है। बट वहीं पर दूसरी तरफ अपना फिस्क और अपनी वेनेसा बैठकर अपनी यार रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं। बट वहीं पर एपिसोड की एंडिंग में विल्सन या किसी अंडरग्राउंड जगह चला जाता है, जिसके आगे बड़ी सी पास्ता से भरी प्लेट खाने के लिए रख दी जाती है, जिसके बाद यहाँ हमें पता चलता है कि अपने विल्सन फिस्क ने, यानी जो अभी किंगपिन ही है, उसने अपने एडम को यहाँ कैद कर रखा होता है, जो कि वहां अपने किंगपिन से उसे छोड़ने की भीख मांग रहा होता है। और उसे देखकर ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया है, जो कि अपने फिस्ट से ही यहाँ पिटा होगा। और आपको अगर ध्यान हो तो भाई अपने पिछले एपिसोड में हमें फिस्ट के हाथों पे कुछ खून दिखाया गया था, तो मे भी हो सकता है कि वो अपने एडम का ही खून हो। बट वहीं उसी के अपोजिट में हम देखते हैं कि भाई अपने हेदर और अपने मैट के बीच में अपने गुल्लू गुल्लू खत्म हो चुका है और मैट अपने रूफ टॉप पे जाता हुआ दिखता है, जहां पता चलता है कि अपना मैट ने भी भाई वहां पर एक सीक्रेट रूम बना रखा होता है, जिसमें हमें मैट के हर एक डेयरडेविल सूट का हेलमेट देखने को मिलता है, जैसे अपना रेड गोल्डन हेलमेट हो गया, या अपना ब्लैक शैडोलैंड वाला हेलमेट हो गया, या अपना सिल्वर हेलमेट हो गया, जिसको पहनकर उसे एक नेक्स्ट लेवल की पावर्स मिल जाती हैं। इनफैक्ट भाई जिसको पहनकर भाई वो अपने रियल डेविल से भी लड़ चुका है। जहां उसी के बाद अपना मैट वहीं अपने बिली क्लब्स को निकाल कर अपने रूफ टॉप पे वहीं प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। देन हम वापस अपने म्यूज के शुरुआती में दिखाए अपने सीन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक बेहोश बंदे को अपनी किसी अंडरग्राउंड जगह पर लाता है, जहां हमें काफी क्रीपी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि प्रोबेबली मोस्टली खून से ही बनी होंगी। और अगर आपको पता हो तो भाई अपना म्यूज कॉमिक्स में एक ऐसा विलन रह चुका है जो कि लोगों के खून निकालकर ऐसी पेंटिंग्स बनाता है, और इस सीन में भी वो उस बंदे को यहाँ लाकर उसका खून निकालना चालू कर देता है। तो भाई फाइनली अगले दोनों एपिसोड्स के लिए यहाँ हर एक चीज को सेटअप कर दिया गया है, मतलब डेयरडेविल और किंगपिन भी अपनी वापसी कर रहे हैं, जो कि उन्होंने भाई ये दोनों ही टाइटल्स कभी छोड़े ही नहीं थे, मतलब अंदर ही अंदर भाई अपने कारनामे वो कर ही रहे थे। तो प्रोबेबली अगले एपिसोड से हमें अपना डेयरडेविल वापसी से अपने न्यूयॉर्क सिटी में लोगों को बचाता हुआ देख सकता है, मतलब यहाँ मारधाड़ शुरू कर सकता है। और हाँ, अगली बार भाई 2 एपिसोड्स आने वाले हैं, तो भाई एक्साइटेड होना तो बनता ही है। खैर तो यार फाइनली ये था मेरा डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 4th एपिसोड का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। तो चलो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यार वीडियो में मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो यार कमेंट में जरूर से शेयर कर देना, और वीडियो यार कहीं से भी अच्छी लग गई हो ना, प्लीज यार एक लाइक जरूर से ठोक देना। और उसी के साथ भाई अगर चैनल पे नए आए हो ना तो यार क्या वेट कर रहे हो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसी के साइड में जो बेल आइकन का बटन बना हुआ होगा ना यार उसे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट सबसे पहले आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइज मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरी कोई और वीडियो एंजॉय कीजिए, बट तब तक के लिए गुड बाय।